हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल में, पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन। वोकैबुलरी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो एक्साइटेड एवरीवन? चलिए, तो सभी लोग सबसे पहले आ जाते हैं आज के पहले वर्ड पे। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज सरप्टिटिशियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वेरी गुड, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो कोई भी काम अगर आपने सरप्टिटिशियस वे में किया है, मतलब चुपके से किया है, हाँ, चुपके से, हौले से, आपने सीक्रेटली उस काम को किया है जिससे कि कोई आपको पकड़ ना पाए। मीन्स क्लैंडस्टाइन वे में किया है, चुपके से किया है, फर्टिव वे में किया है मतलब चुपके से किया है, कोवर्ट वे में किया है मतलब चुपके से किया है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो काम आपने हिडन वे में किया है। अच्छा, कोई चीज हिडन है तो क्या क्या बोल सकते हैं उसको? वो चीज कैसी है? मास्क्ड है, श्राउडेड है, क्लोक्ड है, कंसील्ड है, वेल्ड। वेल का मीनिंग क्या होता है? घूंघट में है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? हिडन है। हिडन का एक वर्ड लेटेंट भी होता है। लेटेंट मीन्स छुपा हुआ है, जो आपके अंदर जो एनर्जी छुपी हुई है। वो आया था ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, है ना? तो इंडिया के अंदर एक एनर्जी छुपी हुई है, एक टैलेंट छुपा हुआ है। तो लेटेंट टैलेंट का मतलब क्या हो गया? छुपा हुआ टैलेंट। अच्छा, किसी इंसान ने किसी और का भेष बना रखा है अपने आप को छुपाने के लिए, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिस्गाइज्ड। मीन्स किसी इंसान ने एक भेष बना रखा है। किसी इंसान ने अपने आप को एनवायरनमेंट जैसा बना लिया कि वो छुप जाए, वो नोटिस में ना आ पाए, उसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज्ड। मतलब वो इंसान क्या है? वो इंसान छुपा हुआ है। तो इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग है छुपा हुआ होना, कोवर्ट। अच्छा, आप चुपके से अटैक करने का प्लान कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? स्टेल्थी वे में, स्नीकी वे में। मतलब आप चुपके से क्या कोशिश कर रहे हो कि आप सामने वाले पे क्या कर दो? आप सामने वाले पे अटैक कर दो। चलो, कुछ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। कोई इंसान अगर छुपा हुआ है तो वो क्या है? या नोटिस में नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अंडर द रडार है। अंडर द रडार इसका मतलब क्या है? अननोटिस्ड है। मतलब वो इंसान किसी के भी सामने नोटिस में नहीं आ रहा है, कोई भी उस इंसान को नोटिस नहीं कर पा रहा है। किसी चीज को आप छुपा रहे हो मतलब अंडर द रैप्स कर रहे हो, या कीप अंडर द रैप्स कह सकते हैं। इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? आप उस चीज को सीक्रेट रख, आप उस चीज को चाहते ही नहीं हो कि कोई इंसान उसे बाहर लेके आए। कुछ फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। अगर आप किसी चीज को कवर अप कर रहे हो, इसका मतलब छुपा रहे हो। कंसील कर रहे हो, कोई रॉन्ग डूइंग कह सकते हैं, किसी रॉन्ग डूइंग को छुपा रहे हो। चुपके से एंटर कर गए कहीं बिना पता किए, स्नीक इन। स्नीक इन का मतलब क्या होता है? एंटर सीक्रेटली। मतलब आप किसी चीज को चुपके से एंटर कर रहे हैं कहीं पे, आप किसी चीज को लोगों को बता नहीं रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब भी क्या है? कि आप उस चीज को कंसील कर रहे हो, आप उस चीज को रिवील नहीं कर रहे। डू नॉट रिवील, या फिर कह सकते हैं नॉट रिवीलिंग। आप उस चीज को लोगों के सामने ही नहीं ला रहे, आप उस चीज को अपने पास ही रख रहे हो। तो इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है वो चीज छुपी हुई है, सीक्रेट है, सबके सामने नहीं आ रही, आप बचा रहे हो, छुपा रहे हो। एंटोनिम्स ओवर्ट है। ओवर्ट मीन्स एकदम ओपन है। कॉन्स्पिक्वस है मतलब एकदम क्लियर है। क्लियर का और वर्ड क्या होता है? पर्सपिक्वस है। पर्सपिक्वस इज ऑल्सो व्हाट? एकदम क्लियर है। फोर्थ राइट है, एकदम डायरेक्ट है। तो चुपके से जो रिकॉर्डिंग की जाती है वर्क प्लेसेस में, इसकी वजह से एम्प्लॉय की प्राइवेसी हैम्पर होती है। तो चुपके से रिकॉर्डिंग करना काम की जगह पे चीज गलत है। अगले वर्ड पे आते हैं कजोल करना। कजोल करने का मतलब क्या है? आप उस इंसान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी चमचागिरी करके, मीठी मीठी बातें करके। तो आप उस इंसान से मीठी मीठी बातें कर रहे हो और उस इंसान को क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अपनी तरफ लाने की कोशिश। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो किसी इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हो मीठी मीठी बातें करके। कोएक्स और कजोल दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
और दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि आप उस इंसान को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो। परसुएड कर रहे हो, वीडल कर रहे हो, एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है उसको बोलते हैं इनवीगल करना। इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क कीजिएगा। इसका मतलब भी क्या है, आप एक तरीके से चमचागिरी करने की कोशिश, आप क्या कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, मतलब ब्राउन नोज कर रहे हो, टोडी कर रहे हो, मीन्स चमचागिरी कर रहे हो, बूट लिक कर रहे हो, एप्पल पॉलिश कर रहे हो। सबका मतलब क्या है कि आप चमचागिरी कर। एंटोनिम्स डिस्करेज कर रहे हो, दूर कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, डिटर कर रहे हो, दूर कर रहे हो। तो उसने अपने पापा को मनाने की कोशिश करी कि वो उसको अलाउ करे ट्रिप पे जाने के लिए। तो उसने क्या किया, उनको मनाने की कोशिश करी। चलो कुछ फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। अगर आप किसी को मनाने की कोशिश करते हो तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या यूज करते हैं, टॉक इनटू। या फिर आप क्या कोशिश कर रहे हो, विन ओवर, उस इंसान को जीतने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान को टॉक इनटू करने की कोशिश कर रहे हो, इस बटर अप, उस इंसान के ऊपर बटर लगाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी ना कैसे करके वो क्या करे, आपकी बात मीन्स आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, आप उस इंसान की चमचागिरी। अच्छा, जो लोग चमचागिरी करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आता है। जो लोग चमचागिरी बोलते हैं उन लोगों को बोलते हैं ऑब्सिकियस। तो ऑब्सिकियस लोग कौन होते हैं, चमचागिरी करने वाले लोग। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, साइकोफैंटिक। ऐसे लोग क्या होते हैं, इनग्रेशिएटिंग, एड्यूलेटिंग, ब्राउन नोजिंग, टोडिंग वर्ड तो अभी पढ़ा ही था हमने, है ना। ब्राउन नोजिंग, टोडिंग, एप्पल पॉलिशिंग। सबका मतलब क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चमचागिरी करते हैं। मैम फॉनिंग वर्ड रह गया, राइट, वेरी गुड। फॉनिंग वर्ड, चमचागिरी करते हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट। हाँ, ग्रोवलिंग भी रह गया मैम, वेरी नाइस वेरी नाइस। ग्रोवलिंग कैसे रह गया, हाँ ग्रोवलिंग। सारे शब्दों का मीनिंग है चमचागिरी। अगले वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज परनीशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कोई भी चीज परनीशियस होती है इसका मतलब खतरनाक होती है। बापू सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। तो हानिकारक शब्द का मीनिंग क्या हो गया, हानिकारक इज परनीशियस, जिस चीज का हार्मफुल इफेक्ट। डेलिटेरियस है, डेट्रीमेंटल है, नोक्शियस है। बहुत दिन हो गए है ना, मुझे हार्मफुल वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे, मुझे हार्मफुल वर्ड के आप लोग बता दो। 50 सिनोनिम्स बता दो चलो। कोई भी चीज अगर हार्मफुल है तो 50 से कम में काम नहीं चलेगा। नोक्शियस है, डेलेटेरियस है, डेट्रीमेंटल है, परनीशियस है, पेरिलस है, जियोपार्डस है, इंटरनेसीन है, डेंजरस है, पार्लस है, हजार्डस है, डेडली है। कोई OUS वाला वर्ड और याद आ रहा है, फिर बहुत, अभी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं OUS वाले, चलो बाद में निकलेंगे, याद आएंगे तो। डेडली है, फाटल है। अच्छा, जहरीली चीज भी खतरनाक होती है ना, तो टॉक्सिक है। टॉक्सिक का वर्ड क्या होता है, पॉइजनस है। कोई चीज तबाही मचा दे वो भी खतरनाक ही है ना, तो कैलमिटस है। कोई छुपके से अटैक करे वो भी खतरनाक ही है, ट्रेजनस है, ट्रेचरस है। चुपके से अटैक, इंसीडियस रह गया मैम, IOS वाला राइट, OUS वाला। इंसीडियस है, चुपके से अटैक करे। इंजूरियस भी रह गया मैम, राइट, इंजूरियस है, चुपके से अटैक करे। मलिशियस है, मलिशियस इज ऑल्सो वो चीज जो खराब है, राइट। चलो कितने हो गए, 22 हो गए ना, नहीं 5 है ना, हाँ 5 4 ज़ा 20, इसी में 25 करते हैं, फिर अगले पेज पे करेंगे। 3 वर्ड्स और बताओ। वेनमस है, राइट, वेनमस इज ऑल्सो व्हाट, खतरनाक है। इनेमिकल है, वेरी गुड, इनेमिकल है। डेवस्टेटिंग है, तबाही मचा देने वाली चीज भी कहती है, खतरनाक ही है। चलो
25 हो गए इस पे, 25 मोर टू गो। ओमिनस है, ओमिनस इज ऑल्सो बहुत खराब चीज है। नेफेरियस है, वेरी नाइस। नेफेरियस इज ऑल्सो खराब चीज है। कैटेस्ट्रॉफिक है, तबाही मचा देने वाली है। कैलेमिट कैलेमिटस तो लिख लिया ना हमने, हाँ कैलेमिटस तो लिख लिया। कैटाक्लाइजमिक है, तबाही मचा देने वाली है। एपोकैलिप्टिक है, मतलब तबाही मचा देने वाली है। हाँ अनसेफ है, वेरी नाइस। अनसेफ है, तबाही मचा देने वाली है। रिस्की है, बहुत बढ़िया। प्रिकेरियस है, प्रिकेरियस शब्द का मतलब क्या है कि वो चीज स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, इसका मतलब तबाही मचा देने वाली है। फिर आईएनजी वाले वर्ड्स लिख लेते हैं। मीनेसिंग है, थ्रेटनिंग है, इंटिमिडेटिंग है, तबाही मचा देने वाली है। लीथल लिखा था हमने, हाँ लीथल भी रह गया, राइट। लीथल है, डिस्ट्रक्टिव है, तबाही मचा देने वाली है। डिजास्ट्रस लिखा, डिजास्ट्रस भी रह गया ना। डिजास्ट्रस है, डिजास्ट्रस इज ऑल्सो व्हाट, वो चीज कैसी है, तबाही मचा देने वाली है, जान ले लेने वाली है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो जो हमने नहीं लिखा हो? डैमेजिंग है, अलार्मिंग है, बहुत बढ़िया। अलार्मिंग चीज भी क्या होती है, बहुत ही डेंजरस। रुइनस है, वेरी नाइस। रुइनस है, तबाही मचा देने वाली है, बहुत ही खराब है। अच्छा, अब इसके नियर सिनोनिम्स करते हैं। कोई चीज अगर चुपके से अटैक कर रही है, वो भी तो खराब ही है। चुपके से अगर कोई चीज अटैक कर रही है तो वो भी डेंजरस ही है। तो चुपके से अटैक करने वाली चीजों के वर्ड्स क्या थे, अभी अभी हमने पढ़े। स्नीकी है, स्टेल्थी है, फर्टिव है, चुपके से अटैक कर रही है। तो ये भी चीजें कैसी हैं, ये भी चीजें खराब कर देने वाली है, तबाही मचा देने वाली है। और कोई वर्ड मैम, डॉन्टिंग रह गया। डॉन्टिंग, राइट, डॉन्टिंग है, डरा देने वाली है। तो कोई चीज डॉन्टिंग है, डरा देने वाली है, मतलब ये भी क्या है, बहुत ही डेंजरस है। एक्सप्लोसिव कह सकते हैं, कोई चीज एक्सप्लोसिव है, डेंजरस है। कितने वर्ड्स और रह गए हैं? 5 5 5 5, वहां हो गए 20 और 22। 3 मोर वर्ड्स टू गो, आखिरी 3 वर्ड्स। अच्छा, कुछ इडियम्स कर लेते हैं। अगर आप कोई डेंजरस काम कर रहे हो, मतलब वॉकिंग ऑन, या फिर स्केटिंग भी यूज करते हैं। स्केटिंग ऑन थिन आइस, आप बहुत ही पतली आइस पर स्केट कर रहे हो, इसका मतलब आप कैसा काम कर रहे हो, आप बहुत रिस्की काम कर रहे हो। स्नेक इन द ग्रास, ग्रास में स्नेक है, मतलब आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया है, इसका मतलब क्या है, वो भी आपके लिए क्या है, बहुत ही डेंजरस। तो इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या हो गया, इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग हो गया डेंजरस। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एक्शन। चलो वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स, बेनिफिशियल है, बहुत बढ़िया है। सैल्यूटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत बढ़िया है। एमिलिरेटिव है, बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट होते हो तो ये उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एडोलेसेंट्स पर। जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं उन पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट होते हैं तो। अगला वर्ड इज बिगाइल। बिगाइल का मतलब क्या, कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ क्या बोलते हैं इसको, मोह लेना, मोह रहे हो, मीन्स बिगाइल कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया वो। तो किसी को चार्म करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, या फिर उसको धोखा देना। चार्म करना, एंचैंट करना, डिसीव करना, और क्या बोल सकते हैं अगर आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो तो, एंटाइस कर रहे हो, मेस्मराइज कर रहे हो, कैप्टिवेट कर रहे हो। सबका मतलब क्या है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, एनरैप्चर कर रहे हो, बीविच कर रहे हो, अल्योर कर रहे हो, मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स, रिपेल कर रहे हो, दूर कर रहे हो, डिसएंचेंट दूर कर रहे हो, वॉर्न कर रहे हो, दूर कर रहे हो, एस्ट्रेंज कर रहे हो,
दूर कर रहे हो। तो मैजिशियन ने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया अपनी बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स के साथ। तो उसने क्या किया, लोगों को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स जो होगा ही होगा। मृत्यु इनएविटेबल है ना, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ से कोई बच नहीं सकता। तो जो चीज होगी ही होगी, लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। जो चीज होगी ही होगी। अनअवॉइडेबल है, इनएक्सोरेबल नहीं बच सकते भाई, इनएलेक्टेबल नहीं बच सकते। एंटोनिम्स अवॉइडेबल है बच सकते हो, प्रिवेंटेबल है बच सकते हो, अनसर्टेन है पता नहीं होगा नहीं होगा, इम्प्रोबेबल है नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है उसके होने के, अनलाइकली है उसके चांसेस बहुत कम है होने के। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना अनलाइकली पता नहीं क्यों एडवर्ब लगता है। हमेशा याद रखना अनलाइकली एडजेक्टिव होता है, लाइकली और अनलाइकली दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। इसको एडवर्ब मत मान लेना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारे बच्चों को एडवर्ब लगता है। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी तो आएगी आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम कंट्रोल कर सकते। तो टेक्नोलॉजी आएगी आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, बट इसके इम्पैक्ट को हम कंट्रोल कर सकते। अच्छा, कोई चीज अगर होगी ही होगी, तो कोई चीज अगर होती है तो उसके कुछ फ्रेजल वर्ब्स कर लेते हैं। तो एक होता है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब क्या होता है कि वो चीज हो गई, हैपन। टर्न आउट, किस तरीके से हुई वो चीज। टर्न आउट के दो मतलब होते हैं, कितने लोग अपीयर हुए, नंबर ऑफ पीपल अपीयर्ड, और दूसरा मतलब क्या होता है वो चीज किस तरीके से हो गई। इट टर्न आउट टू बी गुड, मतलब वो चीज अच्छी हुई। कम टू पास, कम टू पास का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज फाइनली हो गई, जैसा होना था वो चीज उस तरीके से वैसी हो गई। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डेसिमेट करना। डेसिमेट करने का मतलब क्या है, आपने उस चीज को तबाह कर दिया, उस चीज को बर्बाद कर दिया। चलो, बर्बाद करने के भी मुझे कितने वर्ड्स बताओगे, 30 वर्ड्स बता दो अगर आप किसी चीज को तबाह कर रहे हो तो। डेवस्टेट कर रहे हो, डेसिमेट कर रहे हो, डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिबिलिटेट कर रहे हो, एनहिलेट कर रहे हो, ऑब्लिटरेट कर रहे हो, एक्सटर्मिनेट कर रहे हो, और एक्सटर्पेट कर रहे हो। एक्सटर्पेट, मतलब उस चीज को क्या कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, ड्रूइन कर रहे हो, तो डिमोलिश कर रहे हो। डिमोलिश इज व्हाट, ढा रहे हो उस चीज को। डिस्ट्रॉय लिख लिया, हाँ डिस्ट्रॉय लिख लिया। रावेज कर रहे हो, सेबोटाज कर रहे हो। सेबोटाज इज व्हाट, आपने उस चीज को तबाह कर दिया है। जला के राख कर दिया है तो इंसिनरेट कर दिया है। पाउडर बना दिया है तो पल्वराइज कर दिया है। तोड़ दिया है तो डिसमेंटल कर दिया है। क्रश कर दिया है, स्मैश कर दिया है, मीन्स उसको तोड़ दिया है। रेक कर दिया है, या फिर पूरा का पूरा फ्रेज यूज करते हैं, रीक हवॉक। रीक हवॉक का मतलब क्या है कि आपने उस चीज को तबाह कर दिया है। मैंगल कर दिया है, बैटर कर दिया है, इरोड कर दिया है। करोड का मतलब होता है उसके ऊपर वाली लेयर हटा दिया। एक्सपंज कर दिया है, वेरी नाइस, एक्सपंज कर दिया है। स्पॉइल कर दिया है, मार कर दिया है, उसकी इमेज खराब कर दिया, टार्निश कर दिया है, ब्लेमिश कर दिया है, स्मीयर कर दिया है। उस चीज को गायब कर दिया है तो वैनिश कर दिया है। और आपने किसी चीज को गायब कर दिया तो क्या बोलते हैं, वैनिश कर दिया है आपने। हो गए 30, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 7 8 9, ज्यादा ही हो गए। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आपने उस चीज को तबाह कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, कमजोर बना दिया है। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब्स हैं। वापस आ जाते हैं। तो डेसिमेट करने का मतलब क्या था, आपने उस चीज को तबाह कर दिया है।
डिस्ट्रॉय कर दिया है, डेवस्टेट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, मतलब तबाह कर दिया। एंटोनिम्स, आप उसको बढ़ा रहे हो, वापस से बना रहे हो, दोबारा बना रहे हो। तो आर्मी को तबाह कर दिया गया उस लंबी बैटल के बाद, मतलब आर्मी एकदम तबाह हो गई उस बैटल के बाद। अगले वर्ड पे आते हैं डोसिलिटी। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया ना। डोसिलिटी का मतलब क्या कि आप सबकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, सबके सामने झुक गए हो, सबकी सारी बातें मान रहे हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली टॉट, मैनेज और कंट्रोल, सामने वाला आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ट्रैक्टेबिलिटी, आप उसकी सारी बातें मान रहे हो। कंप्लायंस, आप उसकी सारी बातें मान रहे हो। सबमिसिवनेस, आप उसके आगे झुक गए हो। साधारण शब्दों में बोले तो ओबीडियंस, आप उसकी सारी बातें मान रहे हो। एंटोनिम्स, नहीं आप तो जिद्दी हो, आप नहीं मान रहे हो उसकी बात के अगेंस्ट हो आप। ऑब्स्टिनेसी, आप क्या हो, जिद्दी। तो मैनेजर ने तारीफ करी कि एम्प्लॉय उसकी सारी बातें मान रहा था, लेकिन उसने उसको एनकरेज भी किया कि तुम अपने ओपिनियंस भी दो, मेरी सारी बातें मत मानो, अपने ओपिनियंस भी दो। कुछ फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, अगर कोई इंसान किसी के सामने झुक गया है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बो डाउन कर गया है, गिव इन कर गया है। गिव अप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, गिव वे कह सकते हैं। सारी की सारी बातें उस इंसान ने क्या कर लिया, मान ली है। केव इन कर गया है, मान गया है सारी की सारी बातें। नकल अंडर कर गया है, मतलब सारी की सारी बातें मान गए। इसका मतलब क्या है कि आप उस इंसान के आगे क्या हो गए, झुक गए हो। झुक गए हो का मतलब क्या होता है कि आप उस इंसान के आगे ईल्ड कर गए हो, आप उसकी सारी की सारी बातें मान रहे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मेनेस। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। तो मेनेस क्या है, खतरा, डेंजर। मेनेसिंग पढ़ा था ना, डेंजरस का सिनोनिम। तो मेनेस इज खतरा, तो कोई ऐसी चीज जो आपको कोई ना कोई क्या दे, कोई ना कोई नुकसान दे। थ्रेट, डेंजर, हजार्ड, मतलब क्या है, एक तरीके से खतरा है। एंटोनिम्स प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो स्ट्रे डॉग था, स्ट्रे का मतलब क्या होता है, आवारा। तो जो आवारा डॉग था वो एक खतरा बन गया लोगों के लिए आस पड़ोस में। खतरे का और कौन सा वर्ड होता है, जियोपार्डी। जियोपार्डी इज खतरा, पेरल, पेरल इज खतरा। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी क्या होता है, डेंजरस, डेंजर। इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स होते हैं पेरिलस, जियोपार्डस, उनका मीनिंग होता है डेंजरस। अगले वर्ड पे आते हैं एम्ब्रोसियल। जब भी मुझे वर्ड याद आता है मुझे एक ही गाना याद आता है, अंबरसरिया। तो एम्ब्रोसियल, सबसे पहले तो देखो लास्ट में IAL है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, किसी ने अपने सॉन्ग में अंबरसरिया बोला है तो कुछ अच्छा ही मीनिंग होगा उसका, है ना। तो एम्ब्रोसियल मीन्स मजा आ गया खा के, भाई क्या टेस्टी खाना था। तो कोई चीज जो बहुत ही बढ़िया होती है टेस्ट में, डेलिशियस, हेवनली, मतलब मजा आ गया एकदम। डेलेक्टेबल है, फ्रेग्रेंट है, नेक्टेरियस है। हमने टेस्टी वर्ड्स के क्या क्या वर्ड्स पढ़े थे, स्क्रम्शियस है, बहुत ही जूसी और टेस्टी है तो सक्यूलेंट है, बहुत ही बढ़िया, लशियस है, राइट, लशियस वर्ड भी पढ़ा था। शबरी के फल बहुत मीठे होते हैं ना, सेवरी है, मतलब वो चीज कैसी है, वो चीज बहुत ही टेस्टी है, मतलब मजा आ गया। पैलेटेबल भी पढ़ा था मैम, राइट। एंटोनिम्स, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। तो शेफ ने इतनी बढ़िया मिठाई बनाई कि उसका एक बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन रहा गेस्ट पे। तो शेफ ने क्या करी, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाई। अच्छा, अब यहाँ पे ना मिठाई का वर्ड दे रखा है डेजर्ट। यहाँ से ना एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो डेजर्ट वर्ड के ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और बहुत अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं, तो एक बार सीख लेते हैं। पहला वर्ड है डेजर्ट। जब ये वर्ब होता है इसका मतलब होता है आपने किसी को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, अबैंडन कर दिया है, आपने उसको फोरसेक कर दिया, त्याग दिया, ठीक है। फिर दूसरा डेजर्ट होता है जब ये नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान बोलते हैं, है ना, जहाँ पे मिट्टी 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 नहीं बोलते, रेत ही रेत होती है और कोई वेजिटेशन नहीं होती, कोई पेड़ वेड़ नहीं उगते, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट। अ ड्राई बैरन लैंड। अच्छा, फिर एक और डेजर्ट होता है, ये भी नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपको कुछ रिवॉर्ड मिला है, जो आपने कमाया है, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट, रिवॉर्ड। फिर एक डेजर्ट जिसमें डबल एस आता है, ये भी नाउन होता है, इसका मतलब होता है मिठाई, मतलब स्वीट कोर्स के।
तो ये 4 अलग अलग तरह के डेजर्ट्स होते हैं और चारों का मीनिंग सभी को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सुआव। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। सुआव मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉलिश्ड, जिसके मैनर्स बहुत अच्छे हों। तो चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, सोफिस्टिकेट, बहुत ही बढ़िया। अर्बेन, बहुत ही, अर्बेन का मतलब क्या, बहुत ही पॉलिश्ड। डेबोनायर मीन्स बहुत ही कॉन्फिडेंट, जो आपको खींच ले अपनी तरफ। ऑकवर्ड है, बहुत ही गंदा है। अनकाउथ, कोई मैनर्स नहीं है। गॉश, बहुत खराब तरीके से काम कर रहा है। बुरिश है, बहुत ही क्रूड है, मतलब कोई मैनर्स वैनर्स नहीं। तो इन लोगों में बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं और इन लोगों में मैनर्स नहीं होते हैं। तो जो सुआव डिप्लोमेट था उसने उस नेगोशिएशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया। अच्छा, कोई इंसान अगर बहुत अच्छा बोलता है तो उसके लिए क्या ईडियम यूज करते हैं, उसके पास क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब है मतलब बहुत अच्छा बोलता है, ऐसे इंसान को सिल्वर टंग्ड भी बोलते हैं। तो ऐसा इंसान क्या होता है, एलोक्वेंट स्पीकर होता है। एलोक्वेंट स्पीकर का मतलब क्या है कि वो इंसान क्या करता है बहुत अच्छे से बोलता है। ऐसा इंसान लोगों को इंप्रेस बहुत ज्यादा कर लेता है। तो उसके लिए क्या ईडियम होता है, नॉक समवन ऑफ देयर फीट। मतलब एकदम उनको फीट से ही गिरा दिया, मतलब इतने इंप्रेस हो गए सामने वाले से। इसका मतलब उस इंसान ने क्या किया, उनको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया, इंप्रेस अ लॉट। ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेस कर लेते हैं सामने वाले इंसान। तो दे नॉक्स देम ऑफ देयर फीट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलो आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। जब हिडन मोटिव्स किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को मिलते हैं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5000 बच्चे सेशन को देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। तो आज की कहानी है अरहान की। अच्छा, हमने कहानी में एक चेंज किया है। कहानी में क्या चेंज किया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी एक चेंज किया है कि 5 वर्ड्स तो आज वाले हैं और 5 वर्ड्स कल वाले हैं। तो लेट्स सी कितने लोगों को कल वाले वर्ड्स भी याद है और कितने लोगों को आज वाले वर्ड्स भी याद है। तो 5 वर्ड्स आपको आज वाले मिलने वाले हैं और 5 वर्ड्स आपको कल वाले मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको कल के भी रिवाइज हो और आज के भी हो। और सेम ही चीज हमने फिल इन द ब्लैंक्स में करी है, 5 वर्ड्स आज वाले और 5 वर्ड्स कल वाले। तो अरहान ने इतने साल बिताए अपना करियर बनाने में। उसने बहुत ट्रैवल का मीनिंग क्या था कल, बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, ड्रजरी। लेकिन एक वीकनेस ने उसे हर जगह फॉलो किया, उसकी जो इनवेटरेट मीन्स जो बहुत पुरानी आदत है। कौन सी पुरानी आदत थी कि वो लोगों के शब्दों को ट्रस्ट कर लेता था। वो वीकनेस टेस्ट हुई जब एक बिजनेसमैन ने उस पर अप्रोच किया और उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर करता हूं, और उसे बिगाइल मीन्स धोखा देने की कोशिश करी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत मीटिंग्स करके, और उसको कॉन्फिडेंस दिया कि तुम्हारी बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस तुम्हें मिलेगी। उस मैन ने लगातार कोशिश करी अरहान को कजोल मीन्स कन्विंस करने की कि तुम एक अग्रीमेंट साइन करो, डिटेल मत चेक करो। लेकिन अरहान को लगा कि बहुत सारे छुपे हुए चेंजेस हो गए डॉक्यूमेंट्स में, और उसने सस्पेक्ट किया कि जो प्रपोजल था इसका कोई डेंजरस मकसद था। एक अनटोवर्ड मीन्स एक खराब इंसिडेंट ने सच्चाई बता दी। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को छुपाया गया था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हुए थे। जब अरहान ने सवाल किया बिजनेसमैन को, तो अरहान को बहुत ज्यादा क्या किया गया, एक्सपोर्टेड का मीनिंग क्या था कल, क्रिटिसाइज किया गया कि वो डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी उसे सरेंडर करने से मना कर दिया। उसने ऑनेस्टी करी, उसने ऑनेस्टी को अपना प्रोटेक्शन बनाया। बलवर्क का मीनिंग क्या था, प्रोटेक्शन। अपने आप को प्रोटेक्ट किया और सच्चाई के साथ खड़ा रहा। फिर और सबूत आया, ये बात एकदम सर्टेन हो गई कि फ्रॉडुलेंट स्कीम कोलैप्स कर जाएगी। अरहान जो है बाहर निकल गया, उससे अपना फ्यूचर उसने बचा लिया और उस एक्सपीरियंस से वो चेंज हो गया। उसने समझा कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तब नहीं होता है जब जिंदगी सब कुछ ईजी होती है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तब होता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तब होता है जब ये सारी की सारी चीजें आपको पुल करने की कोशिश करती हैं उस चीज से जो सही है और आप तब भी खड़े रहते हो, उस चीज को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बोलते हैं। तो मॉरल, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है।
ट्रस्ट किसी पे करो, सोच समझ के ट्रस्ट करो, इंडिपेंडेंटली सोचो, और कभी भी कंफर्ट के लिए अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ो मत। तो ये सारे के सारे हमने वर्ड्स किए आज इस स्टोरी में, जिसमें आज वाले वर्ड्स भी थे और कल वाले वर्ड्स भी थे। कितने लोगों को सारे वर्ड्स याद थे? चलो, इट्स टाइम फॉर फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। ऑल द बेस्ट। आपको वर्ड्स ऊपर दे भी रखे हैं हेल्प करने के लिए। चलो जल्दी से मुझे बताओ इन 5 में क्या है एवरीवन। चलिए डिस्कस करें। जर्नलिस्ट ने डिस्कवर किया कि बहुत सारी छुप छुप के मीटिंग्स हुई थी, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए उससे पहले। छुप छुप के का वर्ड क्या था? सरप्टिशियस। इनको मार्क कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सरप्टिशियस वॉज 6th। ईयर्स ऑफ, इतने सालों से उसने मेहनत करी है, तो ट्रैवल। इतने सालों से उसने मेहनत करी जिसकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बना पाया। कमिटी ने डिसाइड किया कि वो ऑफिशियल्स को क्या करेगी, उनको डांटेगी, क्योंकि वो बार बार सीरियस कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या करेगी? उनको डांटेगी, मतलब एक्सपोरिएट करेगी। जो पुराना किला था वो क्या था? एक प्रोटेक्शन था। प्रोटेक्शन था मतलब बलवर्क था, तो वो एक प्रोटेक्शन था बार बार अटैक से। एडवर्टीजमेंट को डिजाइन किया गया कि कस्टमर्स को धोखा दिया जाए, उनको वादे किए जाए जो जेन्युइन नहीं है। धोखा देने का वर्ड क्या था? बिगाइल करना। तो 6 5 2 1 एंड 9। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस फॉर ऑल। उसकी आदत है, पुरानी आदत है। आदत का वर्ड कौन सा था? इनवेटरेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आदत का वर्ड था 4। नेगोशिएटर ने कोशिश करी कि वो इन्वेस्टर्स को क्या करे? कन्विंस करे। कन्विंस करने का वर्ड था कजोल। अचानक से जो एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन किया, इसकी वजह से क्या हो गया? एक ऐसी सिचुएशन, बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन हो गई जिससे वो कंपनी बच नहीं पाई। तो इनएविटेबल सिचुएशन हो गई। रिपोर्ट ने वार्न किया कि अगर बहुत बार आप केमिकल को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो इससे बहुत खतरनाक इफेक्ट्स पड़ेंगे। खतरनाक मीन्स परनीशियस। डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होता जा रहा है, तो जो राइज है प्राइसेस में वो क्या है? इनएविटेबल है। ये भी इनएविटेबल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अनटूवर्ड आ जाएगा, फिर एक खराब सिचुएशन हो गई, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। तो आंसर वॉज 4 7 10 और 3, इसमें दोनों आ सकते हैं, 8 एंड 10। मजा आया सभी को? चलिए, तो आंसर्स आपको और यहाँ पे दे भी रखे हैं, जिससे आप पीडीएफ से रिवाइज भी कर सकते। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये। इस चीज को आप चाहते हो कि हम रोज करें, कि स्टोरी में भी आज वाले वर्ड्स और कल वाले वर्ड्स हो, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिक्सचर हो, जैसे कि आज वाले 10 वर्ड्स भी पूरे हो जाएं और पिछली क्लास वाले भी 10 वर्ड्स पूरे रिवाइज हो जाए। कॉन्वलेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया, डबल स्टार मार्क करना। एक ऐसा इंसान जो बीमारी से रिकवर कर रहा है, बीमारी से ठीक हो रहा है। एम्बेजलमेंट, आप धोखेबाजी कर रहे हो, पैसा जो आपको दिया हुआ है उसको गलत तरीके से अपनी तरफ लेके आ रहे हो, एम्बेजलमेंट। पैंथीइज्म, भगवान सब जगह है। इस विश्वास को क्या बोलते हैं? पैंथीइज्म, सब जगह भगवान है। फिलिस्टीन, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कल्चर से, आर्ट से, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? फिलिस्टीन। फ्रेजल वर्ब्स, लर्न अबाउट, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है उस चीज की, तो आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट द न्यू पॉलिसी, मुझे न्यू पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। लीव बिहाइंड, किसी चीज को आपने पीछे छोड़ दिया है, तो उसने अपना फोन पीछे छोड़ दिया।
लीव ऑफ, अब आपने वो एक्टिविटी करना ही बंद कर दिया है, तो बात मुझसे लड़ना बंद करो और मेरी बात सुनो। तो लीव ऑफ मीन्स स्टॉप करो। लीव आउट, आप किसी चीज में फेल हो गए हो कि आप उस चीज को इंक्लूड ही, मतलब फेल किस चीज में हुए हो कि आप उस चीज को इंक्लूड ही नहीं कर पाए, वो लीव आउट हो गई है, बाहर छूट गई है आपसे। तो टीचर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया टीचर ने लेसन से। तो लीव बिहाइंड इज पीछे छोड़ना, लीव ऑफ इज रुक जाना, लीव आउट इज बाहर कर देना किसी चीज को, एंड लर्न अबाउट इज उस चीज की नॉलेज लेना। इडियम्स एंड फ्रेजेस, टू वोमन अप मीन्स करेज के साथ उस चीज को हैंडल करो ना, जिम्मेदारी लो ना। अ वुमेन हु डजंट स्पीक इज अ वुमेन हु नोज एवरीथिंग, मतलब एक वुमेन अगर साइलेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्ञानी है, उसके अंदर बहुत ताकत है। अब वुमेन्स वॉइस इज हर वेपन, वुमेन अपनी आवाज को यूज कर सकती है अपने वेपन की तरह। शी इज द बॉस, वुमेन लीड कर रही है सिचुएशन को। शी इज अ फोर्स टू बी रेकन विद, मतलब आप वुमेन एक ताकत है और जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हमने जो फ्रेजेस किए हैं, इडियम्स किए हैं, वो वुमेन बेस्ड थे सारे के सारे। कल हम मेन बेस्ड इडियम्स करेंगे, उसके बाद हम चाइल्ड बेस्ड इडियम्स करेंगे। तो ऐसे कैटेगरी वाइज हम इडियम्स करेंगे। ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। तो आज का आर्टिकल क्या है, और भी कदमों की जरूरत है, सिर्फ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे कदम है जो हमें उठाने चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। पहले आप रीड करेंगे फिर हम समझाएंगे। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या है कि आप किसी चीज में हेल्प कर रहे हो। हेल्पिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस की, जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं वो इनवॉइस हो, इनवॉइस मीन्स उसका बिल बने और उनको सेटल किया जाए रुपीज में। तो जो ट्रेड हो रहा है, जो देन लेन हो रहा है, उसको हम इनवॉइसिंग और उसका सेटलिंग रुपीज में ही करें, सारा का सारा काम रुपी में ही करें। ये एक इंपॉर्टेंट कदम है किस चीज को करने में, कि हम इंडियन करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। तो इंडियन करेंसी में इंटरनेशनलाइज हो रही है, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो रुपी में ही हम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कोशिश को शुरू किया था जुलाई 2022 में विद अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मीन सिस्टम। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था किस चीज में, रुपी रबल ट्रेड। तो रुपी और रबल के ट्रेड में उन्होंने पूरा पूरा सिस्टम बनाया। 2023 में जो आरबीआई है और जो सेंट्रल बैंक थी यूएई की, इन्होंने एक लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क बनाया, इन्होंने एक सिस्टम बनाया। और ऐसे ही अरेंजमेंट्स हमने इंडोनेशिया के साथ, मालदीव्स के साथ और मॉरिशस के साथ करे। होता क्या है, पहले इस चीज का आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। मान लो इंडिया को यूएई को कोई सामान देना है, तो क्या होता है, मान लो इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज में है, तो रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर में जाएगा, फिर डॉलर से वहां पे वापस से उनकी करेंसी में कन्वर्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस था और इसमें क्या हो रहा था, हमारी करेंसी इंटरनेशनलाइज नहीं हो रही, ये इस वजह से हो रहा था। तो आरबीआई ने सोचा कि हम कुछ कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट करते हैं और अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करते हैं, जिससे कि डायरेक्ट ट्रेडिंग हो, हमें बाकी करेंसीज में उसे कन्वर्ट ना करना पड़े। तो रिसेंटली अभी अभी क्या हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स आए, कुछ चेंजेस आए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 2023 की। इसकी वजह से अब जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो सामान भेज रहे हैं यूएई में, इंडोनेशिया में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, अब वो जो इनवॉइस करेंगे, जो वो बिल बनाएंगे अपने ओवरसीज शिपमेंट्स का, उन सामानों का जो वो बाहर कंट्रीज में भेज रहे हैं, और जो उनको पेमेंट मिलेगा वो अब रुपीज में ही मिल जाएगा। तो ये चीज अच्छी हुई। रुपी डिनोमिनेटेड एक्सपोर्ट, अब जो रुपी में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं
उनके जो प्रोसीड्स आएंगे, प्रोसीड में उनसे जो पैसा आएगा, अब उन सारे के सारे पैसे को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इसकी काउंटिंग भी होगी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है? कंडीशन। तो जो कंडीशंस बनाई गई हैं एक्सपोर्ट के लिए, उनमें उनकी काउंटिंग भी हो जाएगी और इससे क्या होगा? कम हो जाएगी करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट। तो उनको अपनी करेंसी अब कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी किसी और करेंसी में, तो कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि जब भी आप करेंसी कन्वर्ट करते हो तो कॉस्ट लगती है, तो कॉस्ट भी चली जाएगी। एंड ट्रांजैक्शन फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस मींस रुकावटें, और ट्रांजैक्शन में जो रुकावटें आ रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी और साथ के साथ हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी। जब ये कॉस्ट कम हो जाएगी तो हम सस्ता दे पाएंगे बाहरी कंट्रीज को सामान, तो हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव प्राइस में दे पाएंगे सामान। तो रुपी का जो यूज हो रहा है ट्रेड में वो बढ़ता जा रहा है, हालांकि अभी बेस बहुत कम है, बहुत कम ही यूज हो रहा है, लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो पूरे पैराग्राफ में एक ही बात दे रखी है ऑथर ने कि रुपी को अब हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स में, और ऐसे अग्रीमेंट्स हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ साइन किए। पैसेज समझ आया सभी को? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? जो शेयर है रुपी इनवॉइस एक्सपोर्ट्स का, तो जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं रुपी में, जिनकी इनवॉइसिंग, जिनकी बिलिंग रुपी में हो रही है, वो बढ़ गया। 6.1% था इंडिया के सारे सामान और सॉफ्टवेयर जो हम भेजते हैं उसमें अप्रैल मई 2025 में, अब वो 8.8% हो गया है अप्रैल से मई 2026 वाले क्वार्टर में। लेकिन जो शेयर है हमारा रुपी इनवॉइस मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स का, लेकिन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका शेयर कम हो गया है, 6.6 से 5.8% चला गया। इन कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट का बात करें, रुपी सेंटर्ड इंपोर्ट्स, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, वो बढ़ गए हैं, 1.6 से 8.4% हो गए हैं मर्चेंडाइज में जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उसी पीरियड में। ये सारा डेटा है ना? तो ये जो बहुत ज्यादा इंक्रीज है वो क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिया ने रशियन ऑयल बढ़ा दिया है। किसके बाद कि थोड़ा बहुत यूएस ने हमको पेनल्टीज पे छूट दे दी। तो यूएस ने क्या किया, हमारे ऊपर जो पेनल्टीज वो लगा रहा था रशिया से इंपोर्ट करने पे, उस पर छूट दे दी। तो इंडिया ने रशियन ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिया है, इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। रशिया क्या प्रेफर करता है? रशिया प्रेफर करता है कि मुझे क्या दी जाए? मुझे हार्ड करेंसी दी जाए। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम ये है कि रशिया हमसे कहता है कि हमको हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है? वो करेंसी जिसके प्राइस में बहुत तेजी से उछाल और गिराव नहीं आता, वो करेंसी जो स्टेबल रहती है। तो रशिया कहता है मुझे ऐसी करेंसी में पेमेंट करो मेरे ऑयल के लिए और जो मैं सामान तुमको भेज रहा हूँ उसके लिए। तो साथ के साथ इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं रशिया से वो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो हमारे एक्सपोर्ट रशिया से इतने नहीं बढ़े जितना इंपोर्ट बढ़ गया। रशिया कहता है कि मुझे तुम पेमेंट दे रहे हो तो तुम मुझे हार्ड करेंसी में दो, ऐसी करेंसी में दो जो स्टेबल है। इसकी वजह से रशिया के पास बहुत ज्यादा रुपी बैलेंस आ गया है। सब्सटैंशियल मीन्स ह्यूज, सही बात है। हम इंपोर्ट उतना ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट उतना कर नहीं रहे, तो बैलेंस बच रहा है रुपी का, जिनको अब बहुत मुश्किल है डिप्लॉय करना, जिनको बहुत मुश्किल है यूज करना। ये समझे? मान लो मैंने 10 रुपए का सामान रशिया को बेचा और मैंने 20 रुपए का खरीद लिया रशिया से, तो 10 रुपए का बैलेंस बच गया ना रशिया के पास। तो हालांकि आरबीआई ने परमिट किया है कि जितना भी सरप्लस रुपी का बैलेंस है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, डिबेंचर्स में, लेकिन फिर भी अभी भी इम्बैलेंस तो बना हुआ है।
तो बेसिकली क्या है, इम्बैलेंस क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारे इंपोर्ट कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा, सॉरी हमारे एक्सपोर्ट्स, हाँ रशिया से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, रशिया इंपोर्ट हमसे कम कर रहा है, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो ना? इंडिया इंपोर्ट करता है, तो इंडिया रशिया से खूब सारा इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट करता है, सामान देता है, वो एक्सपोर्ट्स उतने नहीं दे रहा है इंडिया रशिया को, लेकिन इंडिया रशिया से इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है ऑयल वगैरह। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इम्बैलेंस हो गया है। अगर मैं रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी तो रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और रशिया इंडिया से इंपोर्ट कम कर रहा है। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं ऑथर। एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं कि इंडिया जो है अच्छा कर सकता है इन अरेंजमेंट्स को, ये जो कर रहा है अरेंजमेंट उसको बढ़ा सकता है और भी कंट्रीज के साथ कर सकता है। अभी हम कुछ कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, हम इसको और कंट्रीज के साथ कर सकते हैं, और हम करेंसी स्वैप मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, करेंसी हम स्वैप कर ले जैसे चाइना करता है। पीपल बैंक ऑफ चाइना, तो चाइना की जो बैंक है वो स्वैप अरेंजमेंट्स करती है 40 से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स के साथ। इससे क्या होता है, ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री में वो क्या करती है, रेनमिनबी लिक्विडिटी। अब रेनमिनबी लिक्विडिटी की, रेनमिनबी मतलब वहां की एक तरीके से करेंसी है, तो रेनमिनबी की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, फ्लो, तो वो बाहर की कंट्री से अपनी करेंसी में ट्रेड कर पाती है, इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने में, उसको जो यूएस डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। तो बेसिकली समझे ना क्या, तो बेसिकली क्या दे रखा है कि चाइना ने इतनी सारी कंट्रीज के साथ अपने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, इतनी सारी कंट्रीज के साथ उसने अग्रीमेंट्स वगैरह कर रखे हैं कि उसको किसी भी कंट्री को कोई सामान भेजना होता है या किसी भी कंट्री से कोई सामान मंगाना होता है तो उसको डॉलर में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। जब इंटरनेशनलाइजेशन ज्यादा हो जाता है रुपी का, तो रुपी का ज्यादा इंटरनेशनलाइजेशन को जरूरत क्या है कि हम इसमें अच्छा खासा काम करें, सब्सटैंशियल मीन्स ह्यूज, इस पे हम अच्छा खासा काम करें, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत स्ट्रांग हो, हमारे पास हमारी करेंसी का एक्सेस हो सारी कंट्रीज में। इंडिया जो है सिर्फ 2.5% दुनिया भर में जितना भी सामान एक्सपोर्ट होता है उसमें से 2.5% इंडिया करता है। तो हमें ट्रेड पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करनी पड़ेंगी, तभी जो रुपी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएगा। रेनमिनबी बेटा करेंसी है, तो जैसे इंडिया की रुपी है ऐसे ही करेंसी का नाम है रेनमिनबी। युआन जैसे करेंसी है चाइना की, उसी का नाम है रेनमिनबी। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारी करेंसी इंटरनेशनलाइज हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा दुनिया भर के ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी करेंसी इंटरनेशनलाइज हो पाएगी, जितने ज़्यादा हम कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट्स करेंगे, तो वो हमें करना पड़ेगा। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तैयार क्वेश्चंस के लिए सभी लोग? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस नाउ। पैसेज क्यों बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बढ़ाने से ही अपने आप इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होगा? क्योंकि जो बाहर की काउंटर पार्टीज हैं उन पे आपके पास रुपी बैलेंस आ जाएगा और वो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो उस रुपी बैलेंस को यूज कैसे करेंगे। सही बात है, हमने मान लो रशिया ने हमको खूब सारा एक्सपोर्ट किया, रशिया के पास बहुत सारे रुपए आ गए, लेकिन वो उस रुपए को यूज कैसे करे, कैसे करेगी? वो इम्पोर्ट तो हमसे ज्यादा करता नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी उनको यूज करने में। करेंसी की इंटरनेशनल स्टैंडिंग डिपेंड करती है एक्सक्लूसिवली, वर्ड घोटाला करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की एबिलिटी पे कि इंडिया यूएस डॉलर को रिप्लेस कर दे, सिर्फ इस एबिलिटी पे डिपेंड करती है ओनली? नहीं, सिर्फ इस पे नहीं, बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंडेंट है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं इसका मतलब है कि फॉरेन सेंट्रल बैंक्स जो हैं इंडियन करेंसी होल्ड करें, उसकी विलिंगनेस कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब हम एक्सपोर्ट अगर ज्यादा करेंगे तो बाहर की बैंक्स चाहेंगी नहीं कि वो इंडियन करेंसी को होल्ड करें। महापापी अवार्ड डी वाले बच्चों को, सी वाले बच्चों को, बी वाले बच्चों को, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो वहां की बैंक्स क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी करेंसी को वो रखें? आंसर इज ओनली ए। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली वर्ड ने घोटाला किया, यहाँ पे सेंटेंस ही गड़बड़ था। इनमें से कौन सा है जो हम इन्फर कर सकते हैं? इन्फर मीन्स निकाल सकते हैं कि क्या क्या चीजों चेंजेस हुए इस पॉलिसी में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसकी वजह से एक डिसइंसेंटिव एक्सपोर्टर्स के लिए कम हो गया है जो अदरवाइज प्रिफर कर रहे थे फॉरेन करेंसी इनवॉइसिंग। बिल्कुल सही बात है, अभी तक एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे थे? फॉरेन करेंसी में इनवॉइस करते थे। अब प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं इनवॉइस। डिसइंसेंटिव मीन्स डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट कम हो गया, इसका मतलब उनको एनकरेजमेंट मिल गया। तो रिड्यूस और डिसइंसेंटिव का मतलब क्या है? उनको एनकरेजमेंट मिल गया, अब वो अपनी करेंसी में ही इनवॉइस कर रहे हैं। उन्होंने रुपी डोमिनेटेड एक्सपोर्ट रिसीप्ट जो है ये रेलिवेंट हो गई हैं। सही बात है, तो जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं रुपी में वो अब यूज कर सकते हैं, वो इसके एडवांटेजेस के लिए। एक्सपोर्टर्स की नीड खत्म हो गई है कि अब उनको कोई भी एक्सचेंज रेट एक्सपोजर बियर ही नहीं करना पड़ेगा ओवरसीज ट्रांजैक्शंस में। बिल्कुल गलत है भाई, कुछ ही कंट्रीज के साथ तो हुआ है एग्रीमेंट, सबके साथ थोड़ी ना हुआ है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अब कहीं कुछ होगा ही नहीं, अब हर कंट्री में उनको इस चीज को झेलना ही नहीं पड़ेगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनमें उसे झेलना नहीं है। भाई कुछ कंट्रीज में हुआ है, सब कंट्रीज में थोड़ी ना हुआ है ये चीज कि उनको अब एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम्स, एक्सचेंज रेट झेलना ही नहीं पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा बाकी कंट्रीज में। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड। इनमें से कौन सा है जो हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट हुआ है रुपी इनवॉइस एंड रुपी सेटल्ड ट्रेड में? तो दो ऑपोजिट बातें हुई थी, अगर आपने देखा होगा तो। क्या दो ऑपोजिट बातें हुई थी? पढ़ो एक बार फिर से, फिर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दोबारा देना। तो बात क्या हुई थी कि जो रुपी इनवॉइस एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है वो तो बढ़ गया था, जो रुपी इनवॉइस इंपोर्ट्स का शेयर है वो कम हुआ था, लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ गए थे। तो शेयर कम हुआ था लेकिन नंबर ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ गए थे, ये चीज देखने को मिली थी। चलो अब आंसर देते हैं। इंडिया ने जो यूज किया रुपी को इंपोर्ट सेटलमेंट में वो एक्सपैंड हो गया बड़े ज्यादा, हालांकि जो प्रोपोर्शन थे मर्चेंडाइज्ड इंपोर्ट्स के जो रुपी में इनवॉइसिंग हुए वो क्या चले गए? वो नीचे चले गए। यही लिखा हुआ था कि एक शेयर तो बढ़ गया था लेकिन जो ओवरऑल इंपोर्ट्स में जो शेयर था वो कम हो गया था। जो डिस्टिंक्शन है इनवॉइसिंग और सेटलमेंट के बीच में वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो इंडिकेटर्स अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो सही बात है, दो इंडिकेटर्स अलग अलग डायरेक्शंस में ही गए थे। इंडिया ने रशियन ऑयल परचेजेस बढ़ा दिए, इसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि रुपी सेटल्ड इंपोर्ट्स क्यों बढ़े। सही बात है, इंडिया ने खूब सारा रशियन ऑयल खरीदा, रशियन ऑयल बढ़ा दिया था इंडिया ने, ये भी दे रखा था, जिसकी वजह से रुपी सेटल्ड इंपोर्ट्स बढ़ गए। तीनों के तीनों सही है, तो आंसर इज डी, ऑल ए बी एंड सी, सारे के सारे सही। तीनों ही बात दे रखी थी कि दोनों डायरेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, एक बढ़ रहा था एक कम हो रहा था, और इंडिया ने रशियन ऑयल बढ़ा दिया जिसकी वजह से जो रुपी सेटल्ड इंपोर्ट्स थे वो बढ़ गए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? इंडिया के जो पॉलिसी चेंजेस आए हैं इसकी वजह से रुपी डिनोमिनेटेड एक्सपोर्ट्स जो हैं ये कंपैटिबल हो गए हैं इस फ्रेमवर्क से। सही बात है, चेंजेस की वजह से अब रुपी में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उनके हिसाब से आपको बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं।
अप्रैल से मई और अप्रैल 2020 इसके बीच में रुपी इनवॉइस मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स बढ़ गए, हालांकि जो ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ इंपोर्ट्स था वो कम हो गया। सही बात है, इनवॉइसिंग बढ़ गई थी, हालांकि जो सेटलमेंट था वो कम हो गया, ये भी दे रखा था। इंडिया ने जो पार्टिसिपेशन किया है दुनिया भर के एक्सपोर्ट्स में, ये बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2.5% है, ये बहुत कम है। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड। टोन बतानी है। आयरॉनिकल टोन का मतलब क्या होता है कि ऑथर दो ऑपोजिट बातें एक साथ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथर की टोन आयरॉनिकल नहीं है, ऑथर कोई टॉन्ट नहीं कर रहे, कोई दो ऑपोजिट बातें एक साथ नहीं कर रहे, कोई ताना नहीं कस रहे। कंटेम्पलेटिव ऑथर चीजों को सोच के बात कर रहे हैं। कंटेंशियस का मतलब होता है ऑथर कोई लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं, ऑथर कोई लड़ाई वड़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो आंसर इस ऑथर की टोन कंटेम्पलेटिव है या फिर रिफ्लेक्टिव है, मतलब ऑथर बहुत अच्छे से गहराइयों में डिटेल में चीजों को समझते हुए बता रहे हैं। आंसर इज बी ओनली। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स है? पैसेज बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मतलब अच्छे लेवल का पैसेज था, पीओ मेंस लेवल का पैसेज हम इसको कह सकते हैं। चलिए आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस नाउ। The management committee has been considering to implement a new performance based incentive scheme। तो क्या सोच रहे हैं कि वो एक नई परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम को लगाएंगे। Has been considering to implement a new performance based incentive since last year। पिछले साल से वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंसिडरिंग वर्ड है ना, इसके साथ आप जेरंड लगाते हो। तो हैज बीन कंसिडरिंग व्हाट, किस चीज को कंसिडर कर रहे हैं। और जब भी वर्ब से आपको नाउन बनाना होता है ना, तो V1 प्लस ING फॉर्म से बनाते हैं। तो कंसिडरिंग व्हाट, दे आर कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटिंग। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग आएगा, दैट मीन्स बी पार्ट इज इनकरेक्ट। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, द कोर्ट थोड़ी ना गिल्टी पाया गया है, एग्जीक्यूटिव गिल्टी पाया गया है। गलती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स ब्लैक मनी, ये कोर्ट ने नहीं किया है, ये इस एग्जीक्यूटिव ने किया है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आना चाहिए। द एग्जीक्यूटिव वॉज सेंटेंस्ड टू 10 years। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर आपको मार्क करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव वॉज यहीं पे आ जाएगा, डी में नहीं आएगा। हाँ, बट यहाँ से द एग्जीक्यूटिव यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, तो सी और डी दोनों में ही एरर मार्क करना पड़ेगा। तो गिल्टी कौन था? एग्जीक्यूटिव था। तो इस सब्जेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव लिखना पड़ेगा, कोर्ट नहीं लिख सकते। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू रीराइट, नहीं, मेड के साथ ऑब्जेक्ट और इसके साथ डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो टू नहीं आएगा। तो द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रीराइट द एंटायर असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया था फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस को। इट इज मच बेटर टू स्टे एट होम देन, टू स्टे है तो देन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो। देन गो आउट इन दिस टोरेंशियल, टोरेंशियल डाउनफॉल मीन्स बहुत तेज बारिश में।
द इंटरनल ऑडिट टीम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ B1 प्लस ING आता है तो एग्जामिनिंग आएगा। स्कोर्स एवरीवन इन एरर डिटेक्शन। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो बेटा बहुत अच्छे से ना, ग्रामर ग्रंथ देख लो तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी लगेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन तुरंत की तुरंत। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों ने 3 दिन का ट्रायल लिया था, आप लोगों को पता होगा, जिसमें उनको 21 रुपीज में कंप्लीट 3 डेज का येस ऑफिसर का एक्सेस मिल गया था, सारी की सारी क्लासेस मिल गई थी। परफेक्शन नया बैच स्टार्ट हुआ था, 9 उसको अटेंड कर रहे थे, तो उन बच्चों का 3 दिन वाला ट्रायल खत्म हो गया होगा। तो जो बच्चे उस ट्रायल को कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आ रखा है इस समय येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता देती हूँ पहले वो ऑफर, फिर हम स्किमिंग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वो सारी की सारी चीजें करेंगे। तो ऑफर क्या है हमारा, ये है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ट्रायल लिया था अभी 3 डेज वाला, कि उनको कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी, कंप्लीट प्लस साथ के साथ कंप्लीट ऑफिसर लैब की तैयारी, ऑफिसर लैब मीन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म, ये सारी की सारी चीजें उनको बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है। तो उनको ये चीज मिल रही है 2399 रुपीज में, कोड उनका सफलता लगेगा और उनको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया था वो उस चीज को ले सकते हैं, आज और कल के लिए बस ये ऑफर वैलिड है, फिर ये ऑफर हट जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ट्रायल लिया था अभी 3 डेज। चलिए, हाँ बाकी डिटेल्स में एकदम लास्ट में आपको समझा दूंगी कि कैसे कैसे लेना है, क्या क्या करना है। अभी स्किमिंग वाले आर्टिकल पे फोकस करते हैं। एस्केप वेलोसिटी, इंडिया के स्पेस सेक्टर को किस चीज पे फोकस करना है। एस्केप वेलोसिटी समझते हो, जिस स्पीड से जो आपका रॉकेट है या सैटेलाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ रहा है, अर्थ से बाहर जा रहा है। चलो देखते हैं, पहले आप मुझे आंसर्स बताओगे फिर मैं आपको समझाऊँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अभी स्किमिंग करनी है, स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया निकालना है।
हाँ जी, चलिए लेट्स सी। स्किमिंग करेंगे, स्किमिंग मीन्स ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। 20th सेंचुरी में एक रॉकेट जो है वो वही कर रहा था जो फुटबॉल जो है इनके लिए कर रहा है। कंट्रीज ने काउंसिल्स बंद कर दी जहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा था। एक यूरोपियन ओरिजिन के गेम में एक एरेना जहाँ पे गरीबी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रही थी। मास्टरी हर किसी के लिए ओपन थी, स्पेस बाकी चीज़ें थी, बट इंडिया का फुटबॉल भी, इंडिया के लिए फुटबॉल भी। एक नया रिपब्लिक आया जो अपने आप को खाना नहीं खिला पा रहा है, फिर भी उसने सोचा कि मैं स्पेस में काम करता हूँ। उसने एक रिस्क लिया फ्यूचर में। उस समय लॉन्चर का बढ़ना अपना जस्टिफिकेशन था। हमें दिखाना था कि हम टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हैं। रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स अब सिर्फ सिंबल नहीं है, अब वो इंफॉर्मेशन एज को बताते हैं। इन सब के नीचे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सारी चीज़ों में। थर्ड नेशनल स्पेस डे पे जो एनिवर्सरी थी चंद्रयान 3 की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला 20 फाउंडर्स को कि आप एक ऐसा इमेज बनाओ जिससे कि दुनिया भर का टैलेंट इंडिया में आए। लेकिन ये एक गलत फ्रेमिंग है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर तब तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो रॉकेट लॉन्च करता है या लॉन्च व्हीकल्स हैं। स्टेट प्रोग्राम को जिसने कैरी किया जिस चीज को, वो एक बिजनेस, मतलब एक बिजनेस नहीं चला सकते हम इस चीज से। बेसिकली एक एनालिसिस हुआ, इसको पता चला कि इतना पैसा लगता है हमारे पास, हमारा इतना पैसा लगता है जब हम इस रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं, जो चाइना से भी ज्यादा है, इन सारी कंट्री से ज्यादा है, एवरेज से भी ज्यादा है। इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत कम लॉन्च करता है, बट इंडिया को अपनी इमेज बनानी है, इस वजह से इंडिया लॉन्चेस करता है। सिर्फ 5 लॉन्च हुए, इसमें 30 प्रोजेक्टेड थे। रिजल्ट विजिबल है। ये बहुत ज़्यादा हैवी था, ये इस पे था। इसकी वजह से इतना पेलोड हमने डाला। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है सिर्फ ऑरा पे नहीं डिपेंडेंट हो सकता है। टैक्स रेवेन्यू हम इसमें लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ही हमको कॉस्टली पड़ रहा है। मून के जो बेसिस हैं इनको भी रिवाइव करना जो है एक नई इमेजिनेशन का पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये इंजन नहीं है बट ऑर्नामेंट है, मतलब कंट्री की वैल्यू दिखाते हैं। तो बेसिकली हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या चेंज आया, क्या शिफ्ट आया? कि पहले ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, अब ये सिर्फ मिलिट्री एंटरप्राइज है। मिलिट्री कहां से आ गई भी इसमें? हाँ, पहले सिर्फ दिखाने के लिए था कि हम कॉम्पिटेंट हैं। पहले सिर्फ हमारी रिस्पेक्ट की बात इसलिए हम करते थे। अब ये क्या हो गया है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट सिस्टम बन चुका है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बन चुका है जिसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है। ये पहले सिर्फ दुनिया भर को दिखाने को था, अब सिर्फ एकेडमिक हो गया, एकेडमिक परस्यूट है सिर्फ। नहीं, ये पहले महंगा था, अब एक लॉन्च दुनिया भर में हम डोमिनेंस दिखा रहे हैं इसकी हेल्प से। नहीं, हम बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, बिल्कुल उल्टा दे रखा है। डी वाले बच्चों को तो माँ बाप ही अवार्ड दे रहे थे। हमारी कॉस्ट अभी भी बहुत ज्यादा है, कम नहीं हुई है। अभी हम कॉस्ट एफिशिएंट नहीं हुए हैं बेटा। तो आंसर इज बी। कंपैरिजन जो किया गया है इंडिया की लॉन्च कॉस्ट में और बाकी कंट्रीज की, इंडिया की लॉन्च कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इंडिया जानबूझ के हायर लॉन्च प्राइसेस रखता है? नहीं, इंडिया की लॉन्च कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पेलोड बहुत ज्यादा होता है बाकी के कंपैरिजन में। सही बात है। इंडिया की जो हाई लॉन्च कॉस्ट है वो बताती है कि हम, हाँ, हमारी लॉन्च फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। हाँ, ये भी सही है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो पाता है। तो क्यों? क्योंकि हम बहुत कम लॉन्चेस करते हैं। इंडिया की जो कॉस्ट डिसएडवांटेज है वो इस वजह से, क्योंकि हम बाहर के प्रोवाइडर्स पे डिपेंडेंट है। नहीं, अब अगर हम बी और सी में कंपेयर करें तो ऑथर ने बात क्लियरली दे रखी थी कि हम बहुत कम लॉन्चेस करते हैं, इसकी वजह से हमारी लॉन्च कॉस्ट ज्यादा है। तो आंसर इज सी नॉट बी। कहाँ दे रखा था ये मेंशन? यहाँ दे रखा था कि हम बहुत रेयर लॉन्चेस करते हैं। जब हम स्किमिंग कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे जो लॉन्चेस हैं वो बहुत ही कम है। कहाँ दे रखा था एक बच, देख लेते हैं। इंडिया लॉन्चेस टू रेयरली एन इकोनॉमी, तो इट इज क्लियरली दे रखी थी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज सी नॉट। यहाँ पे हमने जब इन कंट्रीज को पढ़ा तो हमको लगा ये आंसर होगा, लेकिन जब हमने सी पढ़ा तो हमको आइडेंटिफाई होगा कि बी इज नॉट द आंसर। स्कोर्स एवरीवन इन प्रीवियस, स्कोर्स एवरीवन इन आरसी। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तैयार? ऑल द बेस्ट एवरीवन। प्रिकेरियस वर्ड तो हमने आज ही पढ़ा है। प्रिकेरियस वर्ड का मीनिंग क्या है? वो चीज कैसी है? बहुत ही रिस्की है, खतरनाक है, स्टेबल नहीं है। तो आंसर बता दो मुझे जल्दी से, व्हाट विल बी द आंसर? सर्टेन नहीं है, स्टेडी नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, अनस्टेबल है। चलो बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेसेंट, आप अपने आप से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो। स्मग, इम्प्यूनिटी, आपको
फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट मिल गया है, इम्यूनिटी मिल गई है। एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण कर रहे हो आप किसी के बिना परमिशन के वहां एंटर कर रहे हो, इंट्रूजन। रिलेंटलेस, बिना रुके काम कर रहे हो, परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो, मतलब किस तरीके से काम कर रहे हो, रिलेंटलेस वे में काम कर रहे हो। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। रेड लेटर डे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है भाई आपके लिए, रेड लेटर डे है। फेस द म्यूजिक, जो आपने गड़बड़ करी है उसको तो अब झेलना ही पड़ेगा, आपके एक्शंस के रिजल्ट्स को आपको झेलना पड़ेगा। फेस द म्यूजिक। टू बी अंडर द वेदर, इसका मतलब आप बहुत बीमार फील कर रहे हो, टू बी फील सिक और अनवेल। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, एकदम अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, अचानक से कोई चीज हो गई। बी, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी शहनाइयां खुद बजा रहे हो, अपनी खुद तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बोस्ट कर। स्कोर्स एवरीवन इन प्रीवियस ईयर इडियम्स। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें, ठीक है। अंकित कुमार हैं जिनके घर बुक भिजवा रहे हैं हम इस बार, बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। परफेक्शन 9.0 स्टार्ट हो चुका है। जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन 9.0 को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज हर हालत में ज्वाइन कर लेंगे। आज वेडनेसडे है तो आज हम यूट्यूब पे क्लास करने वाले हैं। IBPS क्लर्क का हम मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि सभी लोग कम से कम 11 बजे यूट्यूब वाली क्लास में तो आए ही आए, और हम IBPS क्लर्क का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर वहां पे करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक प्रोफेशनल बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे। 60% और NB60 कोड लगाओगे आपको सिर्फ और सिर्फ 1400, मतलब 120 रुपीज पर मंथ से भी आपको कम पड़ेगा, और आपको की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप रेगुलरली क्लासेस में आते हो। 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा प्रोफेशन रेगुलरली करना, ऑटोमेटिकली इंग्लिश 3 महीने के अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लें। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन में आपको क्लासेस मिलेंगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उन दोनों क्लासेस को आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपका कोड सफलता लग जाएगा और आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 26 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। ये ऑफिसर लैब है, जिन बच्चों को सिर्फ मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म लेना है वो सिर्फ मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं। ये ऑफर ना कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें, मैं आपको बताऊंगी अभी टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी कि एग्जैक्ट ऑफर क्या है ये, क्योंकि 2 अलग अलग क्रिएटिव्स लगे हुए हैं। तो हाँ, एग्जैक्ट ऑफर आई थिंक आज का बहुत अच्छा ऑफर है। एग्जैक्ट ऑफर वो क्या है वो आपको भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये सारी की सारी बुक्स हैं। वोकैबुलरी जिन बच्चों की स्ट्रांग नहीं है वो क्या प्रोडिजी बुक पढ़ेंगे, जिन बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो इंग्लिश ग्रंथ कर सकते हैं। ग्रामर पढ़नी है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ये बुक है। ये टेलीग्राम चैनल से यहाँ सारी PDF सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। तो सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं अब हम परफेक्शन बैच की क्लास में।